हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा अधिकार या राइट्स। सबसे पहले हम जानते हैं अधिकारों का अर्थ। राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली बाहरी सुविधा अधिकार है। यानी कोई भी राज्य, कोई भी देश अपने नागरिकों को जो भी सुविधाएं प्रदान करता है, जो भी अधिकार उनको देता है, स्वतंत्रता देता है, उनको हम अधिकार कहते हैं। अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा होती है। यानी किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा जो भी सकारात्मक सुविधा या फिर स्वतंत्रता दी जाती है, उनको हम अधिकार कहते हैं। कोई भी मांग जो स्वार्थपूर्ण है, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कोई मांग है, कोई डिमांड है, उसको हम अधिकार नहीं कह सकते। यानी इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अधिकार वही वस्तु है, वही चीज़ें हैं जिसमें कि समाज का हित संभव हो, जिसमें समाज का हित निहित हो। उससे समाज से अलग अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं होती। अधिकार वे दावे होते हैं जिनको समाज मान्यता देता है। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार कुछ दावे होते हैं जिनको समाज के द्वारा मान्यता दी जाती है और राज्य के द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है। फिर से देखते हैं, समाज मान्यता प्रदान करता है राज्य को और राज्य अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अधिकारों का आधार सामाजिक कल्याण है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, अधिकारों का आधार क्या है? सामाजिक कल्याण, यानी सोशल वेलफेयर। अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही संभव है। बिना समाज के अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकार सर्वव्यापी होते हैं। अधिकार सभी जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही होते हैं, बल्कि ये पूरे विश्व में कम या ज़्यादा मात्रा में सभी जगह होते हैं। अधिकार व्यक्तिगत विकास के साधन हैं। बिना अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार सीमित होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। यानी अधिकार सीमित होते हैं और ये परिवर्तनशील होते हैं, यानी बदलते रहते हैं। कभी व्यक्ति को कम अधिकार दिए जाते हैं या फिर कभी ज़्यादा कर दिए जाते हैं। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अब आगे, अधिकार और कर्तव्य का घनिष्ठ संबंध होता है। यानी अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अधिकार राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे हैं। अधिकारों का संबंध व्यक्ति, समाज तथा राज्य तीनों से होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है या फिर किसी समाज को अधिकार प्राप्त है या फिर किसी स्पेशल राज्य को ही अधिकारों की प्राप्ति है। ऐसा नहीं है, बल्कि इन तीनों को अधिकार प्राप्त होते हैं। इनका तीनों का अधिकारों से संबंध होता है। अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के कल्याण में वृद्धि करना है। अधिकार का क्या उद्देश्य होता है? व्यक्ति और समाज के कल्याण में वृद्धि करना। अतः इसकी प्रवृत्ति व्यक्ति तथा समाज विरोधी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज का कल्याण करना, तो ये समाज विरोधी नहीं हो सकते। अब आगे इसमें, व्यक्ति की वही स्वतंत्रता अधिकार कहलाते हैं जो समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत और सुरक्षित हो। यानी केवल हम उन्हीं स्वतंत्रताओं को अधिकार कहेंगे जो कि समाज के द्वारा मान्य हो और राज्य के द्वारा उन्हें स्वीकृत और सुरक्षित किया गया हो। अधिकार में सार्वजनिक हित छिपा होता है। अधिकारों में क्या है? सार्वजनिक हित निहित होता है। यह समाज के सभी लोगों को बिना किसी धर्म, जाति, लिंग भेद के समान रूप से प्राप्त होते हैं। यानी जब भी कोई गवर्नमेंट, जब भी कोई सरकार लोगों को अधिकार प्रदान करती है, तो वह यह नहीं देखती कि यह आदमी, अमुक व्यक्ति किस धर्म से संबंधित है या फिर वह किस जाति का है या फिर वो स्त्री है या पुरुष, बल्कि सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अधिकार निरपेक्ष या असीमित नहीं होते। अधिकार क्या है? निरपेक्ष और असीमित नहीं होते। राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं, बल्कि केवल मान्यता प्रदान करता है। राज्य अधिकारों को केवल मान्यता प्रदान करता, वह जन्मदाता नहीं है। अब आगे इसमें, व्यक्ति के जिन गतिविधियों पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होता, उन्हें हम नकारात्मक अधिकार कहते हैं। व्यक्ति की कुछ गतिविधि होती हैं जिन पर कि राज्य का प्रतिबंध नहीं होता, उन्हें कैसे अधिकार कहा जाएगा? उन्हें नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। जबकि सकारात्मक अधिकार ऐसी व्यवस्था के सूचक है जो व्यक्ति के आत्मविकास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से विशेष रूप से की जाती है। देखिए, यहाँ पे अंतर किया गया है नकारात्मक अधिकारों में और सकारात्मक अधिकारों में। नकारात्मक अधिकार उन्हें कहते हैं जिन पर कि राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि सकारात्मक अधिकारों पर राज्य का नियंत्रण होता है और व्यक्ति के विकास के लिए इन्हें राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
अतः अधिकार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती है, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को विकेंद्रीकृत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो संपूर्ण शक्ति है वो केवल एक ही जगह पर केंद्रित हो जाए, उसका केंद्रीकरण हो जाए शक्ति का, बल्कि अधिकारों का विभाजन होना चाहिए। वो प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक व्यक्ति को मिले होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए, तभी व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। अब हमने यहाँ पे जान लिया अधिकारों का अर्थ। अब हम देखते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से दी गई अधिकारों की परिभाषाएं। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रीन क्या कहते हैं अधिकारों के बारे में। ग्रीन के अनुसार अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं, यानी जो अधिकार होते हैं वो मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। अब आगे है यूएन का मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र। उसके अनुसार अधिकार क्या है? मनुष्य अपने अधिकारों के मामले में स्वतंत्र पैदा हुए हैं और वो ऐसे ही रहेंगे। अब आगे बोसांके क्या कहते हैं अधिकारों के बारे में। बोसांके अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकारता है, यानी अधिकारों को बोसांके कुछ मांग बताता है जिसे कि समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य के द्वारा उसे लागू किया जाता है। अब लास्की के अनुसार एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। यानी कोई राज्य अपने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, कितने अधिकार प्रदान करता है, उसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि वो राज्य अच्छा है या फिर बुरा है। जैसे कोई देश अपने नागरिकों को बहुत ज़्यादा अधिकार प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देता है, तो हम उस देश को अच्छा बताते, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। जबकि कुछ देश जैसे कि चाइना हो गया, ऐसे देशों में अपने नागरिकों को बहुत ही कम स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाइना वगैरह इस तरह के देश जो हैं व्यक्ति के विकास के लिए अच्छे नहीं हैं। अब आगे हैं, ये लास्की की ही डेफिनेशन है। लास्की फिर से कहते हैं अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आगे गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी अधिकारों के बारे में कहते हैं कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा गांधी जी सबसे ज़्यादा कर्तव्यों को महत्व देते हैं और कहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, आपको अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। अब आगे ऑस्टिन के अनुसार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में कुछ विशेष प्रकार का कार्य करने की क्षमता का नाम अधिकार है। यानी किसी व्यक्ति में कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने की क्षमता है जिन्हें हम अधिकार कह सकते हैं। अब लास्की की फिर से एक और परिभाषा आती है। वो क्या कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिसके बिना कोई मनुष्य अपनी सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से ही जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है इनकी डेफिनेशन। यानी प्रत्येक राज्य को अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से ही आंका जाता है, जाना जाता है। यानी कोई राज्य अपने अधिकार को किस प्रकार से, अपने नागरिकों को किस प्रकार से अधिकार प्रदान करता है, उसी के द्वारा उस राज्य को जाना जाता है कि वो अच्छा है या फिर बुरा है। बिना अधिकारों के स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये हो गई अधिकारों की डेफिनेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 1945 में अपनी स्थापना के समय ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की अभिवृद्धि और संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ कर दिए थे। यानी जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है तभी से उसने मानवाधिकारों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। 30 अध्यायों के मानवाधिकार घोषणा पत्र में उन अधिकारों को उल्लेख है जिन्हें विश्व भर के स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के पाने के अधिकार है। सबसे पहली चीज़ ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार घोषणा पत्र है उसमें 30 अध्याय हैं और उन अधिकारों को उसमें वर्णन किया गया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी बिना भेदभाव के उन्हें पाने के हकदार हैं। इन अधिकारों में क्या क्या है? इन अधिकारों में व्यक्ति के जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं स्वाधीनता, दासता से मुक्ति, स्वैच्छिक गिरफ्तारी और नज़रबंद से मुक्ति,
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने तक निरपराध माने जाने का अधिकार, आवागमन एवं आवास की स्वतंत्रता, किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, विचार धर्म उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतदान करने और सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समाज के सांस्कृतिक जीवन में सहभागी बनने का अधिकार इत्यादि इसमें शामिल है। तो एक बार इसे आप फिर से देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिए गए अधिकार है या फिर नहीं है। वैकल्पिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माण कर धरती पर इन अधिकारों को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील है। यानी यूएनओ के द्वारा बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं जो कि विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार से अधिकारों को लागू करने के लिए संघर्षशील है, प्रयत्नशील है। अब बात करें अगर अधिकारों के विकास की, तो आधुनिक जनतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति का संघर्ष इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, जिसमें राजा के निरंकुश अधिकारों के विरुद्ध विजय हासिल हुई। 1215 ईस्वी में प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा की घोषणा से ब्रिटिश संसद को राजा पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया। 1603 में जेम्स प्रथम ने दैवीय अधिकार के लिए फिर संघर्ष शुरू किया, किंतु 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति ने समस्या को सदा के लिए सुलझा दिया, जिसके पश्चात इंग्लैंड में संसदीय शासन की स्थापना कर दी गई। तो ये यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। 16 दिसंबर 1889 को ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम रानी मैरी ने स्वीकार कर शासन में जनता के अधिकारों को मान्यता दी। तब से ब्रिटिश संसद के अधिकार बढ़ते ही गए। विश्व में मानव अधिकार की व्यापक गरिमा फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से स्थापित हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व में मानव अधिकार की व्यापक गरिमा कब से स्थापित हुई, तो वो है फ्रांसीसी क्रांति। अब देखते हैं हम अधिकारों का वर्गीकरण या अधिकारों के प्रकार। तो यहाँ पे अधिकारों के 2 प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? नैतिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। अब देखते हैं नैतिक अधिकार क्या है, उसके बाद में वैधानिक अधिकार। तो नैतिक अधिकार में क्या क्या था? इसका संबंध मनुष्य के नैतिक जीवन से, यानी व्यक्ति के नैतिक जीवन से है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसा होना चाहिए, इस सब बारे में संबंधित है। पालन का आधार मनुष्य की नैतिक भावना है, यह नैतिक आचरण से संबंधित होता है। इसके अलावा यह व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं होते, यानी व्यक्ति की इच्छा करे तो माने उन चीज़ों को या फिर ना माने। अब आगे इसमें उल्लंघन पर किसी प्रकार का दंड नहीं है, यानी अगर व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए व्यक्ति को कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। उच्च चरित्र, शिष्ट व्यवहार, बड़ों का आदर, माता पिता की सेवा नैतिक अधिकार होते हैं। ये राज्य द्वारा रक्षित नहीं है, यानी राज्य के द्वारा इनकी रक्षा नहीं की जाती। आगे इसमें कानूनों का इससे कोई संबंध नहीं होता और इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई कानून बना के राज्य के द्वारा लागू किया जाता है, बल्कि इनको समाज के द्वारा लागू किया जाता है। नैतिक अधिकारों के अनुमोदन के पीछे समाज की शक्ति होती है। इनके पीछे किसकी शक्ति होती है? समाज की शक्ति होती है। शिशु का यह नैतिक अधिकार है कि उसके माता पिता उसकी रक्षा करें, किंतु यदि वह ऐसा नहीं करते तो न्यायालय द्वारा उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। यानी हम नैतिक अधिकारों को इस प्रकार कह सकते हैं कि इच्छित अधिकार ही अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कानूनी या वैधानिक अधिकार। ये नैतिक अधिकारों के विपरीत होते हैं, यानी कानूनी अधिकार नैतिक अधिकारों के विपरीत होते हैं। अब देखते हैं हम कौन कौन से नैतिक अधिकार, ये नागरिक अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार। तो इनको हम वैधानिक या कानूनी अधिकारों को 2 रूपों में बांट सकते हैं। एक तो है नागरिक अधिकार और दूसरा राजनीतिक अधिकार। यानी जो ये कानूनी अधिकार है ये 2 रूपों में बांटे जा सकते हैं, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार।
तो इसमें क्या है, आइए देखते हैं। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध और आचरण को नियमित करने वाले अधिकार नागरिक सामाजिक अधिकार होते हैं, यानी व्यक्तियों के संबंध और आचरण को ये नियमित करते हैं। इसे आगे इसमें उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। नागरिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति के सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना। आगे इसमें इनका संबंध व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने से है। समय और परिस्थिति के अनुसार नागरिक अधिकार बदलते रहते हैं, यानी ये परिवर्तनशील होते हैं। आगे इसमें जीवन मौलिक का अधिकार, आगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति, न्याय प्राप्ति, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार, परिवार का अधिकार आदि शामिल होते। तो ये सब हमारे क्या हो गए, नागरिक अधिकार। अब हम जानते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के अतिरिक्त व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए जाते हैं। ये मौलिक अधिकार इस अर्थ में है कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, वो है मौलिक अधिकार। ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों में अधिक श्रेष्ठ है, ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है तथा इनका संविधान में उल्लेख होता है। इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो पहले थे 7 प्रकार के थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, अभी इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संक्षेप में अधिकार व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे उसे आत्म विकास में सहायता मिलती है। अधिकार क्या है, अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली अनुकूल दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं, या फिर हम अवसर कह सकते हैं जिससे कि व्यक्ति का आत्मविकास होता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविकास में सहायता मिलती है। तो अब हमने जान लिया अधिकार क्या है। अब हमसे संबंधित MCQ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न 1, अधिकारों को मनुष्य की प्रकृति का अंग किसने कहा? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिसरो, ऑप्शन बी है आपका थॉमस पेन, उसके बाद में ऑप्शन सी है, या फिर ऑप्शन 3 डॉक्टर आशीर्वादम, या फिर ऑप्शन 4 है लॉक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी डॉक्टर आशीर्वादम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 2, अधिकारों का आधार क्या होता है? प्राकृतिक मान्यता, न्यायिक मान्यता, सामाजिक मान्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक मान्यता, यानी सामाजिक मान्यता ही अधिकारों का आधार होती है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।